ऑफ फ्रीडम, आजादी। फ्रीडम मतलब तो थोड़ा सा रटने वाला सेगमेंट है, मतलब याद होना चाहिए अपने को। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, याद होना चाहिए, सारे न्यूमेरिकल्स में काम आता है और इसके बिना गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है पहले वो अपन समझते। जैसे आप मानो कि अपने किसी भी सिस्टम में या कंटेनर में या इस कमरे की बात करो आप, सो बेसिकली किसी भी सिस्टम में, कंटेनर में, किसी भी रूम में हम 3 डायमेंशन डिफाइन करते हैं। अरे यस और कितनी डायमेंशन डिफाइन करते हैं? ठीक है, कौन कौन सी एक्सेस? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। अरे बोलिए यस और, सही बात है। अच्छा सोच, मान ले पर आदमी की बात, जैसे मान लो अपन, मैं मेरी बात करता हूं, मैं इस कमरे में खड़ा हूं, तो मैं when I'll start moving, तो I will start utilizing my internal energy। अरे ये सुनो, अगर मैं चलना शुरू करूंगा मतलब मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करना स्टार्ट करूंगा, सही बात है। अच्छा, मैं कितनी डायरेक्शंस में मूव कर सकता हूं, या इन अदर वर्ड्स कितनी डायरेक्शंस में आई कैन यूटिलाइज माई एनर्जी? 1, 2 या 3? दो। भाई मैं एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता हूं और मैं वाई एक्सिस में भी मूव कर सकता हूं। अरे सर, मतलब आई कैन यूटिलाइज माई इंटरनल एनर्जी इन 2 डायरेक्शंस। तो वो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 2। ऐसे समझो, जैसे अगर मैं चिड़िया को ले आऊं इस कमरे में, समझ रहे हो, पिजन को लाके मैं छोड़ दूं, वो कितनी डायरेक्शंस में अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर सकती है? तो उसकी डिग्री फिर फ्रीडम हो गई थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली वो नंबर होता है, इट इज द नंबर कि कितनी तरीकों से आपके अंदर एनर्जी स्टोर करी जा सकती है, या कितनी वेज में आप अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हो। दैट इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले तो बात समझ में आ गई? अरे पक्की बात। जैसे अपन एक गैस मॉलिक्यूल की अगर बात करें, आइडियल गैस, तो इस गैस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3। क्यों? क्योंकि इट इज फ्री टू मूव इन ऑल द 3 डायरेक्शंस। अरे यस और नो? बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात। तो पहली चीज तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। बट अगेन गैसेस की अगर हम बात करें तो थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं गैसेस की। भाई गैसेस में आपने गैसेस, टाइप्स ऑफ गैसेस केमिस्ट्री में पक्का पढ़ी होगी, मोनो एटॉमिक गैसेस। अरे यस और नो? एग्जांपल दे दो मोनो एटॉमिक गैसेस का। बोल सॉल्व मोनो एटॉमिक गैसेस। अबे तुम्हें मोनो एटॉमिक गैस पता है? तो बोलो ना। अबे मोनो एटॉमिक गैस क्या होती है? गंवारो। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय मोनो एटॉमिक गैस? सिंगल एटम से बनती है। कौन सी एग्जांपल है? कार्बन गैस है, जूता फेंक के मारूंगा कार्बन ही छपेगा। O2 गैस है, मोनोएटॉमिक। अबे मोनोएटॉमिक गैस भी अबे मोनोएटॉमिक गैसेस बताओ। हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक गैस है। सालों गवारों, तुमसे अच्छी केमिस्ट्री ना वो बाहर गणेश भैया को आती है जो खड़े हैं। N2O2। अबे मोनोएटॉमिक गैस नहीं पता तुम्हें? अरे पता है, नहीं पता है? हाँ, मुझसे ज्यादा आना चाहिए तुम्हें। मोनोएटॉमिक गैस, भाई भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा बिल्कुल भरोसा नहीं है। डायएटॉमिक गैस बताओ जरा। O2, N2,
ट्राई एटॉमिक गैस बताओ जरा। O3 अबे ट्राई एटॉमिक गैस बताओ। O3 और अभी केमिस्ट्री है ना, बच्चा पेट से सीख के आता है ये। अभी ट्राई एटॉमिक गैस का एग्जांपल दो। ट्राई एटॉमिक गैसेस में NO2 जैसे इसने बोला, CO2, ये सब कैसी गैसेस हैं? पर ट्राई एटॉमिक गैसेस में भी तुमने पढ़े होंगे स्ट्रक्चर, वो लीनियर, नॉन लीनियर। अरे ओ भैया, हाँ ना बोल। अरे पढ़े नहीं पढ़े? अरे यस और नो। NO2 रिपेल होने लग जाते हैं, लोन पेयर, वोन पेयर, फलाना ढिमका। अबे मुझसे ज्यादा आता है तुम्हें? अरे आता है, नहीं आता है? अबे आता है ना? निशान सर को बताऊंगा मैं, गवार हूं एकदम। तो कितने टाइप की गैसेस होती हैं? मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक है। अपन काम की बात करते हैं। तो मोनोएटॉमिक गैसेस में सिंगल एटम होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं। अरे होते नहीं होते? तो इनकी बेसिकली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है दैट इज 3। ऐसा बोला जाता है, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मोनोएटॉमिक गैसेस की जो एनर्जी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ Vx, Vy, Vz। मतलब इसके पास 3 फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, पक्की बात। मोनोएटॉमिक गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? डायटॉमिक गैसेस की बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। रटने वाला सेगमेंट है, याद होना चाहिए। ये सब चीजें रटी होनी चाहिए। क्यों होती है वो मैं बता दे रहा हूं, बट रटी होनी चाहिए कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। हर न्यूमेरिकल में यूज होगी। जैसे ही आपके सामने डायटॉमिक गैस आ जाए, पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कितनी? इसका रीजन ये है कि इसके पास 3 ट्रांसलेशनल एनर्जी तो होती ही है। जैसे ऐसा सोचो, N2 भाई, 2 अपने एटम्स है और बीच में ऐसे बॉन्ड लगा, ये N2। तो इट कैन मूव इन x एक्सिस, इट कैन हैव एनर्जी ऑफ y एक्सिस, इट कैन हैव एनर्जी मूविंग ऑफ z एक्सिस। तो 3 ट्रांसलेशनल एनर्जी तो होती है इसके पास, पर इसके पास 2 रोटेशनल एनर्जी भी होती है। ये ऐसे घूम भी सकती है और ऐसे भी घूम सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? सो 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, दैट मेक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। ये 5 तरीकों से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकती है। फेयर इनफ? डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राइएटॉमिक में अब क्योंकि 2 केस बनते हैं, तो अगेन लीनियर इज एक्टिंग सेम लाइक डायटॉमिक गैस। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। इसके पास 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल एनर्जी होती है। और नॉन लीनियर के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 6। इसके पास 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल। मतलब नॉन लीनियर वाला थर्ड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। वो एक अलग बात है, ये वाली नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एटम के साइज बहुत छोटे हैं। आप ऐसे क्या रोटेट कराओगे? लीनियर वाला ऐसे क्या रोटेट कराओगे? बट नॉन लीनियर वाला रोटेट कर सकता है तीनों एक्सिस में। ठीक है, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। कुछ बात समझ में आई? तो रटा होना चाहिए। मोनोएटॉमिक गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, डायटॉमिक की 5, ट्राइएटॉमिक में 5 और 6। बोलो बात क्लियर है? क्वेश्चंस में जो आप थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चंस करोगे उसमें या तो ऐसा दिया जाएगा कंटेनर इज हैविंग मोनोएटॉमिक गैस, कंटेनर इज हैविंग 5 मोल ऑफ डायटॉमिक गैस, तो अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए। या फिर ऐसा भी देगा कंटेनर हैव 2 मोल्स ऑफ आर्गन गैस, तो दिमाग में चल जाना चाहिए। A container is having 5 moles of carbon dioxide. A container is having 2 moles of oxygen. वो एक अलग बात है, उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक क्या होता है, जो तुम्हें पता उधर
रफ्तार पकड़ो एकदम ताबड़तोड़। आगे बढ़े। अरे बोलो भाई। हाँ और सुन, अच्छा अगर टेम्परेचर पे कोई बात नहीं करी गई हो, नॉर्मल टेम्परेचर दिया हो, तो ये कहानी अपन लेके चलते हैं। अगर टेम्परेचर के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो भी ये कहानी लेके चलते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है, इसमें कोई फर्क नहीं। बट अगर कभी ऐसी बातें करते, टेम्परेचर इज लेस देन 70 केल्विन, लो टेम्परेचर की बेसिकली बात कर रहे हैं, वो भी नेगेटिव। अरे भाई साहब, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, बॉडी के पास घूमने की ताकत नहीं होती, ठीक है। और तो ऐसी बातें कम होती है, बट फिर भी अपने को पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हाई टेम्परेचर्स की बात हो जाए, जैसे मान लो टेम्परेचर 5000 केल्विन से ज्यादा ऑन एन एवरेज, ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक की 3, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ये एज इट इज रहती है, ठीक है। डायटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है 7, और ट्राइएटॉमिक में लीनियर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 रहती है, सेम लाइक डायटॉमिक। नॉन लीनियर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है 8। इसका लॉजिक ये है, बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर्स में 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी भी आने लगती है। जब आप टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा देते हो तो गैस मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी 2 दिशाओं में आने लगती है। तो 2 वाइब्रेशनल एनर्जी ऐड हो जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 बन जाती है। इसमें 2 वाइब्रेशनल एनर्जी ऐड होकर डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 बन जाती है हाई टेम्परेचर्स पे। और ये बातें कम करी जाती है, बट फिर भी अपने को पता होनी चाहिए। इन जनरल ये कहानी है, ठीक है। उदाहरण डन। हो गया हो गया हो गया। ऐसा समझ, अपने पास एक कंटेनर में कुछ दिन पहले अपन ने एक प्रूफ किया था, याद है? VRMS, है ना। तो जैसे मान ले उसी कंटेनर की अपन बात कर रहे हैं, अपने पास एक कंटेनर में मोनोएटॉमिक गैस है, लेट अस से n मोल्स।
n मोल्स है मोनो एटॉमिक गैस का। वहां पे भी मैंने तुमको फॉर्मूला निकलवाया था, मैं वापस लिख देता हूं, कोई खास चीज नहीं है। देख प्रेशर याद है आया था 1/3 रो VRMS का होल स्क्वायर। कुछ याद है? काइनेटिक एनर्जी निकलवाई थी मैंने कितनी? 3/2 nRT। काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV। मैंने बोला था कुछ दिन बाद इसको यूज करेंगे। अरे ऐसा कुछ याद है कहानी? सो बेसिकली इस चेंबर के अंदर जो गैस है, इस चेंबर के अंदर जो गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3/2 nRT या PV। ठीक है 3/2 nRT। बोलो कोई तकलीफ? मतलब मैं आपको बोल दूं कि 2 मोल गैस है 300 केल्विन पे, तो क्या आप इसकी काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो मुझे? 3/2 × 2 × R × 300। सिंपल। अरे बोलो कोई तकलीफ? देख मेरी बात, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n moles of gas is 3/2 nRT। yes or no? अरे पक्की बात? सो काइनेटिक एनर्जी of 1 mole of gas is 3/2 RT। बोलो कोई तकलीफ? अरे n मोल्स की 3/2 nRT है तो 1 मोल की कितनी हुई? 3/2 RT। सही बात है? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, क्या करूं? 3/2 RT डिवाइडेड बाय क्या? एवोगाड्रो नंबर। क्योंकि 1 मोल में 6.022 × 10 इतने पार्टिकल्स होते हैं। अरे अपन जानते हैं सब, ध्यान से देख, R और Na क्या दोनों कांस्टेंट है? अरे है कि नहीं है? सो R/Na को कांस्टेंट K से रिप्लेस करते हैं, विच इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोलो कोई तकलीफ? कहने का मतलब है, अरे ध्यान से देख, कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं आपसे पूछूं इस चेंबर के अंदर जो गैस है उसके 1 मॉलिक्यूल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो आप क्या बोलोगे? 3/2 kT, where K is R/Na। बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात? फेयर इनफ? अरे सही बात है। अच्छा मोनो एटॉमिक गैस है, ध्यान सुन, कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक गैस। भाई शुरू से अपन ने चेंबर में जो गैस ली थी उसमें मोनो एटॉमिक गैस की अपन बात कर रहे थे, ठीक है? मोनो एटॉमिक गैस। अच्छा बहुत बढ़िया सर। तो मोनो एटॉमिक गैस के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है? 3/2 kT। भाई पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, आइडियल गैस है, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस गैस के पास जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है? 3/2 kT। और इस गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। मतलब इसकी टोटल एनर्जी ये 3 तरीकों में स्टोर कर सकती है। इट कैन स्टोर इट्स एनर्जी इन 3 डिफरेंट वेज। अरे यस और नो? पक्की बात? एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं अगर इसके पास फॉर एग्जांपल 300 जूल काइनेटिक एनर्जी है तो 300 जूल में से कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस का है, कुछ हिस्सा वाई एक्सिस का है, कुछ हिस्सा जेड एक्सिस का है। एंड एक्स एक्सिस की काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस में ½ kT, वाई एक्सिस में ½ kT, जेड एक्सिस में ½ kT। सर आपको कैसे पता तीनों एक्सिस में इक्वल एनर्जी है? तो ये एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल्स
इक्विपार्टीशन लॉ, Maxwell's equipartition law. Maxwell's equipartition law states that for every gas, every degree of freedom constitute energy of half kT. Maxwell equipartition law बोलता है हर गैस के हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एनर्जी होती है हाफ kT. बोलो कुछ बात समझ में आई? अरे पक्की बात, कोई तकलीफ? इसका मतलब ये तो मोनोटॉमिक गैस की बात की, ध्यान सुनना. अगर मैं इन जनरल किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स, तो क्या मैं बोल सकता हूं F/2 nRT? अरे यस और नो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस इज F/2 nRT. काइनेटिक एनर्जी of 1 mole of gas is F/2 RT, and kinetic energy of 1 molecule of gas F/2 kT. बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात? देखो ये सब कहानी है इन जनरल काम की बात. आपको किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए, क्या अपन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. क्यों? द फॉर्मूला इज F/2 nRT, जिसमें n इज नंबर ऑफ मोल्स, t इज टेंपरेचर और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ लिया है. मोनोटॉमिक होगा तो 3, डायटॉमिक होगा तो 5, ट्राइटॉमिक होगा तो 5 या 6, और टेंपरेचर बढ़ा दोगे आप तो. बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात? तो ध्यान रखना, अगर आपसे कभी काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए, क्या वही टोटल एनर्जी के बराबर होती है? क्यों? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज 0 हम पढ़ चुके हैं, नो इंटरेक्शन एनर्जी. और क्या यही इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है? अरे यस और नो? सो सबके फॉर्मूले क्या है? F/2 nRT. बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात?
हो गया? नहीं ठीक है, धीरे धीरे केडीजी से ना अपन थर्मोडायनामिक्स पे भी घुस जाएंगे। हेडिंग डालो थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में कुछ टर्म्स ना अपन बहुत कॉमनली यूज करते हैं, तो अपन उनका मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कोई खास चीज नहीं है, तो केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं दिस इज ए क्लोज्ड सिस्टम, एक है अपने पास ओपन सिस्टम, एक है अपने पास क्लोज सिस्टम, एक है अपने पास ओपन सिस्टम, और एक है अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम। क्या मतलब है तीनों का? आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स नो ट्रांसफर ऑफ मास एंड हीट। अंदर से बाहर ना तो कोई मास जाएगा ना ही कोई हीट जाएगी। ओपन सिस्टम मतलब मास एंड हीट बोथ कैन ट्रांसफर। गैस अंदर से बाहर भी जा सकती है और हीट तो ट्रांसफर हो ही सकती है। क्लोज सिस्टम मतलब मास कैनॉट ट्रांसफर बट हीट कैन, मतलब कंडक्टिंग वॉल्स होती है। बात समझे? ठीक है, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एंड ओपन सिस्टम, ये तीनों टर्म्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं थर्मोडायनामिक्स में। यार रफ्तार पकड़ो थोड़ी। थर्मोडायनामिक्स 9-10 में नहीं पढ़ाते ना, ICSE में? नहीं
बिठा दो। स्कूल में क्या चल रहा है? एग्जाम से तो लास्ट क्या पढ़ाया था उन्होंने? हीट पूरा बाकी है। अभी वो नेक्स्ट एनुअल में आएगा तो जान से पढ़ेंगे। हीट ऑसिलेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। डन डन डन। अच्छा ये बात होगी, देख जैसे मान लो मैं एक सिस्टम बनाता हूं, ठीक है ना। ये जो मैं रेड मार्क से मार्क कर रहा हूं, दिस वॉल इज एडियाबैटिक। ध्यान सुन, ये मैंने रेड मार्क से एक वॉल बनाई, दिस इज एडियाबैटिक। मतलब इसमें हीट ट्रांसफर, अच्छा बहुत बढ़िया सर। और ये जो मैंने ब्लू से बनाई, दिस इज कंडक्टिंग वॉल। मतलब इसमें हीट ट्रांसफर हो सकता है। मान लो इन तीनों चैम्बर में ना मैंने तीन अलग अलग गैसेस भर दी, ए बी और सी। मैंने इन तीनों चैम्बर में गैसेस भर दी, ठीक है। आप सोच, क्या ए और बी के बीच में हीट ट्रांसफर हो सकता है? बात खत्म हो गई। क्या ए और सी के बीच में हीट ट्रांसफर हो सकता है? तो मैं क्या बोलूंगा कि टेम्परेचर फाइनली जो भी ए का होगा, क्या वो फाइनली टेम्परेचर सी का भी होगा? बोलो भाई देखिए। अच्छा बहुत बढ़िया सर। क्या बी और सी के बीच में भी हीट ट्रांसफर हो सकता है? तो फाइनली जो टेम्परेचर सी का होगा, क्या वो टेम्परेचर बी का भी होगा? और क्या इन दोनों से हम ये भी बोल सकते हैं कि फाइनली जो टेम्परेचर बी का होगा, क्या वो फाइनली ए का भी होगा? बोलो कोई तकलीफ, कोई डाउट? अरे पक्का भाई, सीधी सी बात है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम। सीधी सी बात है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम, इन दोनों का टेम्परेचर सेम, तो क्या इन दोनों का भी टेम्परेचर सेम? अरे हाँ ना, इसे ही हम बोलते हैं zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस लॉ में ऐसा क्या नहीं है मुझे बताओ? अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम, इन दोनों का सेम, तो इन दोनों का सेम, ये जीरो है, इसीलिए जीरो है, जीरो। इसमें कोई ऐसी खास बात, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका स्टेटमेंट ऐसे दिया जाता है, इफ two systems are in thermal equilibrium with the third system, if two systems are in thermal equilibrium with the third system, then first two systems are in thermal equilibrium with each other. अभी ठीक है ना? अरे ठीक है, हेडिंग डालो, zeroth law of thermodynamics देख लो, zeroth law of thermodynamics।
देखो, if two systems are in thermal equilibrium, if two systems are in thermal equilibrium with the third system, if two systems are in thermal equilibrium with the third system, then first and second system are also in thermal equilibrium. Then first and second system will also be in thermal equilibrium. बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, मिटा दूं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक्चुअली ये जो लॉ है ना, दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ये इस पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे आप समझो जैसे मान लो ऐसा कुछ सिस्टम है जिसमें अपनी वॉल्स एडियाबैटिक है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। एडियाबैटिक वॉल्स, चेंबर में एक हीटर लगा दिया एंड दिस इज मूवेबल पिस्टन। ठीक है, एक पिस्टन है जो इधर उधर मूव कर सकता है, उसको अपन ने स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, मान लो इसको हीट करना स्टार्ट किया मैंने, या मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, इसके अंदर एक गैस है जिसको बाहर से मैं हीट एनर्जी दे रहा हूं। आई एम सप्लाइंग हीट एनर्जी 100 जूल, 200 जूल, 500 जूल, जो भी है। वो हीट एनर्जी अंदर जाके क्या क्या कर सकती है, सोच। Where will that energy be utilized? पहली चीज, टेम्परेचर बढ़ाएगी इस गैस का, यस और नो? टेम्परेचर बढ़ाएगी मतलब F/2 nRT, क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी? अरे यस और नो? अरे पक्की बात। और कहां यूटिलाइज हो सकती है? क्या इस पिस्टन को भी गैस मूव करने लग जाएगी? मतलब इस स्प्रिंग को दबाने लग जाएगी? इन शॉर्ट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, जो भी हीट एनर्जी आप सिस्टम को दोगे, दैट विल बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस प्लस वर्क डन बाय गैस। अरे यस और नो? दिस इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ बोलता
है अगर आपने किसी भी गैस चेंबर में 500 जूल हीट एनर्जी दी तो 200 जूल या जो भी इंटरनल एनर्जी में जाएगी और बाकी जितना एनर्जी बचा वो वर्क डन में जाएगा, जो वो गैस काम करेगी। क्या इस पर्टिकुलर केस में गैस इस पिस्टन को मूव करेगी? अरे ऐसा और दिस इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ। पहले तो मेरी बात समझ में आई? अरे लिखने की जरूरत नहीं, सुनते चलो। कुछ बात समझ में आई? अरे पक्की बात। अब भर भर के सवाल आते हैं इसमें थर्मोडायनामिक्स में, भर कमी नहीं, एकदम सवाल होंगे। अभी पूरा आज का पूरा लेक्चर अपन इसी पे निकालने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग टाइप के प्रोसेस भी होते हैं, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, 50 मतलब सवाल इस पे लेकिन आएंगे भर भर के। फर्स्ट लॉ में जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना, इसमें एक माइनस का साइन आ जाएगा जब केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स पढ़ो, तो वो आपको क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। यहां पे टू द सिस्टम, वहां ऑन बाय द सिस्टम, चीजें अलग हो जाती हैं, ठीक है। खैर पहले तो फर्स्ट लॉ समझ में आया? अरे पक्की बात। अच्छा सोच, जो इंटरनल एनर्जी है गैस की, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं सबसे पहले। क्या इंटरनल एनर्जी इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी? अरे ऐसा हो। अच्छा फाइनल एनर्जी क्या होगी? F/2 nr T फाइनल माइनस F/2 nr T इनिशियल। अरे ऐसा हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट F/2 nr डेल्टा T? अरे ऐसा हो भाई, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। अरे सही बात है। मतलब अपन ने लिखा कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज F/2 nr डेल्टा T प्लस। अच्छा वर्क डन बाय गैस की भी बात कर लेते हैं कि किसी भी प्रोसेस में, जेनरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस हम कैसे निकालेंगे। तो इधर देख, मान ले दिस मूवेबल पिस्टन की एरिया है A और गैस ने इस पे फोर्स लगा के इस पिस्टन को dx डिस्प्लेस कर दिया, मान बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, गैस ने इस पे फोर्स लगाई और उसको dx डिस्प्लेस कर दिया। तो सोच, वर्क डन बाय गैस इज नथिंग बट F डॉट dx। अरे ऐसा होगा, बोलो कोई तकलीफ? अरे ये तो वर्क डन होता है। अच्छा फोर्स क्या है? फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया ऑफ पिस्टन इनटू dx। अरे ऐसा होगा, बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात, सही है। सो वर्क डन बाय गैस इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ गैस इनटू, अच्छा व्हाट इज A dx? ये वॉल्यूम, बोलो कोई तकलीफ? मतलब A dx को क्या हम बोल सकते हैं? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अरे ये तो वर्क डन है। सच वर्क डन बाय गैस इज प्रेशर ऑफ गैस इनटू डेल्टा V, मतलब इसको हम लिखते हैं P गैस इनटू D। बोलो कोई तकलीफ? अरे पक्की बात, कोई डाउट है? बात समझ आई? मतलब वर्क डन बाय गैस इज नथिंग बट P इंटू dV का इंटीग्रेशन। सर ये आपने इंटीग्रेशन क्यों लगाया? ये इंटीग्रेशन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहां पे क्या हमने गैस का प्रेशर कांस्टेंट मान लिया है? अरे ये सॉरी मूवेबल पिस्टन है। क्या हमने मान लिया कि यहां से लेके यहां तक गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा? अगर गैस का प्रेशर हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो अपने को इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसो, जैसे आइसोबारिक है तो उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि उसमें प्रेशर चेंज, तो वो अपन सारे प्रोसेस का जब करेंगे तब देखेंगे। बट इन जनरल दिस इज योर फर्स्ट लॉ, जिसमें हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपके दिमाग में F/2 nr डेल्टा T एंड वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस इज नथिंग बट प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। क्या मेरी बात क्लियर है? फर्स्ट लॉ।
डन। हो गया? हो गया निखिल, अनवी? अब देख मैं तेरे को अलग अलग प्रोसेस का निकाल के दिखा देता हूं, बट ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ मेथड समझना है। सारे प्रोसेस के अगर तू फॉर्मूला रटने को गया, मतलब कुछ बच्चे होते हैं टैलेंटेड, सबका रट लेते हैं, बट उससे कोई बहुत ज्यादा आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो जाएगा। क्योंकि सोच, हीट का फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला, मतलब एक प्रोसेस में 3 फॉर्मूले और 4 प्रोसेस तुमको पढ़ने हैं। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, मतलब 12 फॉर्मूले रटना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो इससे बेटर है कि चीजें समझ लो कि हाँ ये निकलती है ऐसे। जैसे मान लो सबसे पहले आइसोबारिक की बात करते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस, मैं आपको ये बता देता हूं, आपको सवाल कैसे, मान लो एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, हालांकि मैं जनरिक कर रहा हूं, पर तुमको बता दे रहा हूं कि तुमको ऐसे करना है। मान लो एक चेंबर है जिसमें 4 मोल्स ऑफ हीलियम गैस। क्या अपन ने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 दे दिया डायरेक्ट? अरे मोनोटॉमिक गैस है, दिमाग ऐसे चलना चाहिए भाई। अपने एक चैम्बर है जिसमें 4 मोल दिया है हीलियम गैस का, एडियाबैटिक चेंबर। एडियाबैटिक चेंबर जिसके बाहर है प्रेशर P0, जिसके बाहर कितना प्रेशर है? बट मैंने आपको ये भी बोल दिया कि दिस पिस्टन इज मूवेबल, तो इसका मतलब क्या अंदर भी प्रेशर P0 होगा, वरना तो पिस्टन ही मूव करती रहेगी। इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोबारिक प्रोसेस, मूवेबल पिस्टन। अरे यस और नो? दोनों तरफ प्रेशर सेम। अरे कुछ याद है कहानी? अगर फिक्स्ड पिस्टन होती तो आइसोकोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे भाई साहब, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे आइसोबारिक को, कुछ भी पूछ लो इसमें। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि यहां से हीट एनर्जी सप्लाई करी क्यों, या ऐसे 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 पूछ लिया जाए, बताओ कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करूं कि ये पिस्टन 2 सेंटीमीटर मूव कर दे। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी इसमें ऐसे चलती है कि ध्यान से देखना भाई, हीट एनर्जी is internal energy plus work done by gas. Heat energy is F by 2 nR delta T plus integral of P gas into dV. बट क्या आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है? इसका मतलब अपने को इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत, तो अपन ने डायरेक्टली लिखा, पहले वर्क डन बाय गैस निकाल लेते हैं। अपन ने डायरेक्टली लिखा वर्क डन बाय गैस इज प्रेशर इनटू डेल्टा V, दैट इज प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अरे ऐसा और अब इस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करूंगा? प्रेशर की जगह P0 रख दूंगा, प्रेशर की जगह। तो आपको सवाल कैसे आता है समझो। मान लो आपसे पूछे कैलकुलेट, सवाल बना के दिखाता हूं, कैलकुलेट वर्क डन in changing
टेम्परेचर फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन. कैलकुलेट वर्क डन इन चेंजिंग प्रेशर फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन. सोच क्या आइसोबारिक प्रोसेस अपने को पहले कोई पता है? देख क्या लिखा आपने, वर्क डन बाय गैस प्रेशर इनटू वी फाइनल माइनस प्रेशर इनटू वी इनिशियल. क्या इसको अपन लिख सकते हैं nr t फाइनल माइनस nr t इनिशियल. सोच n भी तेरे को पता है, t फाइनल भी तेरे को पता है, t इनिशियल भी तेरे को पता है, वर्क डन आ गया. मैं आपको क्या बता रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है, निकालना कैसे है पिक्चर तुम्हारे सामने है. ठीक है, तो वर्क डन बाय गैस इज नथिंग बट nr डेल्टा टी. किस केस में? आइसोबारिक के केस में. बट अपने को ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट याद रटना नहीं है. ठीक है, तो उठा के अगर मैं यहां रख दूंगा तो हीट सप्लाइड इज F by 2 nr डेल्टा टी प्लस वर्क डन की जगह आ गया nr डेल्टा टी. दैट मींस हीट सप्लाइड इज nr डेल्टा टी F by 2 plus 1. लो, आइसोबारिक में तीनों के फॉर्मूले आपके सामने हैं. टोटल हीट, वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी. ठीक है, वर्क डन पूछ ले, इंटरनल एनर्जी पूछ ले, हीट पूछ ले, तीन फॉर्मूले आइसोबारिक के तुम्हारे सामने. बट मेरी पर्सनल राय है कि इसको रटना नहीं, इसको ऐसे समझना कि आप यहां से कहीं पे भी पहुंच सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है. ठीक है, आइसोबारिक. रफ्तार पढ़ लो, एकदम पागल हो जाओ. बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है. इट इज आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक. और या मैं तुमको जनरल भी पढ़ाऊंगा, कोई ऐसा प्रोसेस थोड़ा सा जनरल की एडवांस सेगमेंट में घुस जाता है, कोई ऐसा प्रोसेस जो इन चारों में से कोई नहीं है, वो भी मैं थोड़ा पढ़ा दूंगा. तो मतलब आपको प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रोसेस है, उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला लगाना है. बिठा दो.
देख आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, मतलब फिक्स्ड पिस्टन, चेंबर की वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रही, उस टाइप के केस में क्या हीट इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस इंटीग्रल गैस इनटू डीवी, फर्स्ट लॉ। अब सोच, क्या आइसोकोरिक प्रोसेस में डीवी की वैल्यू जीरो? अरे है कि नहीं है? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन बाय गैस जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस कितना होता है? जीरो। क्यों जीरो? बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। इसका मतलब चेंज इन हीट एनर्जी इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज F/2 nR डेल्टा टी। काम खत्म। बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात? आइसोथर्मल देख, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करो। आइसोथर्मल मतलब क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? अरे ठीक है, देखो हीट एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी प्लस इंटीग्रल P गैस इनटू dV। अच्छा, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? F/2 nR डेल्टा टी, यस और नो? पर क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी इज जीरो? अभी टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा। दैट मींस आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी बिकम्स जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एनर्जी is only utilized in work done by gas, that is integral of P gas into dV। इसका फॉर्मूला याद रखना, थोड़ा सा टिपिकल है, डिराइव करके देता हूं मैं। इंटीग्रल ऑफ P gas dV, ध्यान से देख। आइसोथर्मल प्रोसेस में मान लो प्रेशर P इनिशियल से P फाइनल जा रहा है एंड वॉल्यूम V फाइनल से V इनिशियल आ रही है। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, ध्यान से देख। वर्क डन बाय गैस विच इज हीट एनर्जी इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ P गैस इनटू dV, ठीक है। और P गैस प्रेशर की जगह हम लिखते हैं nRT/V इनटू dV। बोलिए सौ लिख सकते हैं ना, प्रेशर की जगह nRT/V। अच्छा, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है और t भी कांस्टेंट है, तीनों इंटीग्रेशन के बाहर आ गए। सो dV/V nRT, ठीक है। एंड 1/v का इंटीग्रेशन याद है? 1/x का इंटीग्रेशन याद है? ln x। 1/x का इंटीग्रेशन ln x। तो यहां पे वर्क डन बाय गैस is nothing but nRT ln V final by V initial. It can also be written as nRT ln P initial by P final. किसी भी प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी पूछे, वर्क डन पूछे, हीट गिवन पूछे, अपने को निकालना आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ PV इक्वल टू nRT के सहायता से। दिस इज इट। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है।